नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सियासत में बोलना जरूरी है, लेकिन बोल अगर बिना तोल मोल के हो तो कई बार ये बोल बवाल बन जाते हैं। एनडीए में कल तक यही तस्वीर थी, जहां सीट के बंटवारे पर घटक दलों के नेताओं के बोल से बवाल मचता था और बवाल गठबंधन में दरार के रूप में नजर आने लगता था। लेकिन इसे स्वाभिमान रैली में विरोधियों की एकजुटता का असर कहें कि अब एनडीए ने तोल मोल के बोलने का फैसला लिया है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक नहीं बोलते हैं तो सियासत में साइडलाइन भी कर दिए जाते हैं। अब जैसे देख लीजिए लेफ्ट को, जिसके बोल लंबे अरसे से सियासी लाउड स्पीकर से गायब हो चुके हैं, लेकिन वक्त चुनाव का है, सो महागठबंधन बनाम एनडीए के बोल के बीच लेफ्ट के बोल पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि बोलने के लिए जरूरी है कब, कितना और क्या बोले। अब देखिए, कल तक जमीन अधिग्रहण के अध्यादेश की वकालत पर अड़ने वाली बीजेपी के बोल बदल चुके हैं। लेकिन कभी कभी बोलना ही सिर्फ जरूरी नहीं, बीच बीच में शांत होकर झपकी लेना भी जरूरी है। लेकिन आप अगले आधे घंटे तक बिना झपकी लिए टीवी स्क्रीन से नजरें चिपकाए रहे, क्योंकि शुरू होने जा रहा है हर खबर का विश्वसनीय विश्लेषण। पुरवैया डीएनए में सबसे पहले बात बिहार में चुनावी सरगर्मी की। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में एनडीए की मीटिंग हुई, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि सीटों को लेकर घटक दलों में कोई मतभेद नहीं है। पीएम मोदी की भागलपुर रैली के बाद सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि सीटों को लेकर कोई भी नेता किसी भी तरह की बयानबाजी ना करें। ये तय हुआ है कि बाहर में कोई बयानबाजी आज के बाद नहीं करेंगे। अधिकृत कर दिया गया है कि बिहार में भाजपा की तरफ से जो वहां के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव जी हैं और जो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं मंगल पांडे जी, वो क्या कहते हैं कि बातचीत करेंगे। लोजपा के तरफ से जो है जो प्रदेश के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन जो है ये चिराग पासवान जी हैं, वो करेंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं कि हम पार्टी की तरफ से जो है शौकनी चौधरी जी क्या कहते हैं करेंगे, और उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश जी जो है वो क्या कहते हैं कि और डॉक्टर अरुण कुमार जी, ये क्या कहते हैं कि जो उपेंद्र जी की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, यही अधिकृत किए गए हैं। बाकी ये कोई आदमी क्या कहते हैं कि सीट शेयरिंग के संबंध में होना था सीटों का बंटवारा, लेकिन फिलहाल बंटवारे पर एनडीए नेताओं को अपने बेलगाम बोल पर लगाम कसने की चेतावनी दे दी गई। इसी बहाने बीजेपी ने एनडीए के घटक दलों को संदेश दे दिया है कि गठबंधन में बड़ा भाई फिलहाल बीजेपी ही है। शायद यही वजह है कि आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, जो कल तक सीट बंटवारे पर बीजेपी को नसीहत दे रहे थे 102 सीटों पर लड़ने की और खुद के लिए 67 सीटों पर दावा ठोक रहे थे, बैठक के बाद बदले बदले बोल के साथ सामने आए। पासवान जी ने आपको बताया, पहले अलग अलग पार्टी की ओर से अलग अलग बातें कही जा रही थी, लेकिन अब हम लोगों ने तय किया है जो निर्णय होगा हम उसी को शेयर करेंगे आपके बीच। बाकी और बात बाहर शेयर करने की जरूरत नहीं है। बैठक में सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर ही नहीं, सीएम कैंडिडेट के चेहरे को लेकर बेलगाम बोल पर भी लगाम लगाने को कहा गया। शायद यही वजह थी कि पहले खुद की सीएम उम्मीदवारी को लेकर इशारों में दावे करने वाले और फिर मुस्लिम सीएम कैंडिडेट के पक्ष में बयान देने वाले रामविलास पासवान के भी बोल बदले बदले से नजर आए। जबकि सीएम उम्मीदवार की अघोषित चाहत रखने वाले सुशील मोदी ने भी मिल बैठकर सक्षम उम्मीदवार तय करने की बात कही। उस समय में इन लोगों ने नहीं बनने दिया और बात करते हैं सेकुलरिज्म का। उत्तर प्रदेश की बात हमने कही कि आज तक एक भी मुसलमान चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया, जबकि मुसलमान की संख्या सबसे ज्यादा है। मैंने कहा था 2005 की बात, और अब आप ले रहे हैं कि अभी की बात। हमने तो अभी के संबंध में कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोग के एनडीए के नेता हैं। प्रधानमंत्री जी ABCDEFGHIJKLMNOP जिसको क्या कहते हैं कि बना देंगे, हम मोहर मार देंगे। एक लहर दिखाई पड़ रही है और चुनाव आते आते ये लहर आंधी में बदल जाएगी और प्रधानमंत्री जी और सब मिलकर जो तय करेंगे वही होगा। मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री की चिंता मत कीजिए, यहाँ पर 1 दर्जन योग्य, सक्षम और दमदार लोग हैं। मुझसे भी ज़्यादा योग्यता सक्षम रखने वाले सक्षम लोग हैं। इसलिए यहाँ एक आदमी की पार्टी नहीं है कि वहाँ पर एक आदमी नहीं बना तो कौन बनेगा। इसलिए ये सब कोई मुद्दा नहीं है और सीटों के बारे में मिलकर बैठकर हम लोग समाधान करें। यानी कल तक अलग अलग सुर छेड़ रहे एनडीए नेता बैठक के बाद मिले सुर मेरा तुम्हारा का राग अलापते रहे। संदेश देने की कोशिश की गई कि गठबंधन में किसी मसले पर कोई गतिरोध नहीं है और मोदी की रैली के बाद 1 हफ्ते के अंदर सीट बंटवारे पर तस्वीर साफ कर दी जाएगी।
और मिलकर लालू नीतीश के स्वाभिमान के बदले परिवर्तन का झंडा बुलंद किया जाएगा। हमारे एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और एक वार्ता का दौर आज शुरू हुआ है और हम समझते हैं कि 6-7 तारीख के आसपास तक सारा मामला तय हो। कल की जो हमारी भागलपुर की रैली होने वाली है उसमें जो परिवर्तन का जो संदेश है वो बिहार के और कोने कोने तक पहुंचेगा और एक तरीके से जो 25 साल के जिस राज की बात लालू जी और नीतीश जी की जोड़ी करती है और विशेष रूप से लालू जी कह रहे हैं मैं मंडल राज पार्ट 2 लाऊंगा। बिहार की जनता ये पूछ रही है कि मंडल राज पार्ट 1 का हिसाब तो दो, क्या बिहार में सब जगह बिजली पहुंची है, क्या सड़क पहुंची है? जिस सामाजिक न्याय की बात वो कर रहे हैं वो लोग उन मानवीय सुविधाओं से भी आज वंचित है, तो उसके एकमात्र जिम्मेदार लालू प्रसाद जी और उनका कुशासन है। और इस कुशासन को रोकने के लिए जिस विकास और निरंतरता के शासन की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी, उसके साथ विश्वासघात नीतीश जी ने किया है, इसलिए बिहार में परिवर्तन आवश्यक है। जाहिर है स्वाभिमान रैली में महागठबंधन का मजबूत गठजोड़ और शक्ति प्रदर्शन के बाद एनडीए के सामने चुनौती भी है एकजुट होकर मुकाबला करने की। यही वजह है कि अलग अलग सुर के बजाय मिले सुर मेरा तुम्हारा का राग अलापने का संदेश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल यह है कि मीटिंग के बाद एनडीए के घटक एलजेपी आरएलएसपी के सुर क्यों बदल गए? क्या अमित शाह ने सीट शेयरिंग पर हो रही बयानबाजी को रोकने के लिए कड़ा संदेश दिया है? अब सवाल यहां यह भी है कि कल तक उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को 102 सीटों पर लड़ने की नसीहत दे रहे थे, वो अब बयानबाजी से बचने की बात क्यों कह रहे हैं? रामविलास पासवान के तेवर भी नरम दिखे। क्या यह संकेत है कि घटक दलों ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं? रविवार को पटना में जिस तरह से महागठबंधन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, उसके बाद एनडीए के ऊपर दबाव था कि वो भी अपनी एकता को दिखाए। मीटिंग में सीटों पर फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन एनडीए के घटक दल एकता दिखाने में सफल रहे। अब भागलपुर की रैली के बाद सीटों की घोषणा की बात सामने आ रही है। अब देखना है एनडीए में सीट शेयरिंग का कौन सा फॉर्मूला लागू होता है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन की ताकत की बात हो रही है। इन दोनों गठबंधन के बीच वाम दल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाम दलों की ताकत बिहार में खत्म हो गई है या वाम दल इस हालत में नहीं है कि कोई उन्हें गंभीरता से ले। आपको बता दें कि बिहार में वामपंथी आंदोलन काफी मजबूत रहा है। ऐसे में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वामपंथी दलों की भूमिका क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। आजादी के बाद 1957 के चुनाव में सीपीआई कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की पार्टी थी। साल 1970 तक बिहार के चुनावी घमासान में सीपीआई और सीपीएम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। 70-80 के दशक में मध्य बिहार में नक्सलवादी आंदोलन हुआ। उस आंदोलन से निकला सीपीआई-एमएल। विनोद मिश्र गुट ने संसदीय प्रणाली को स्वीकार कर चुनाव में भाग लेना शुरू किया। इसके बाद मध्य बिहार और दक्षिणी बिहार में फिर से एक महत्वपूर्ण वामपंथी मतों की उपस्थिति का एहसास हुआ। 1990 के बाद हुए विधानसभा चुनाव में उसके 5 से 10 उम्मीदवार जीतते रहे। कई जगह वामपंथी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति जातीय अस्मिता के केंद्र पर घूमती रही। गरीब, अमीर, खेत मजदूर, धनी, किसान, मध्य वर्ग और अभिजात्य वर्ग पर केंद्रित राजनीति करने वाले वामपंथी इस दौर में कमजोर हुए। मंडल और कमंडल की लड़ाई में न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में ऐसा माहौल बना कि राजनीति में वामपंथी धारा हिंदी क्षेत्रों में हाशिए पर आ गई। 1990 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों को 36 सीटें मिली थी। 1995 में संख्या बढ़कर 38 हो गई, लेकिन उसके बाद वाम पार्टियों के सीटों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। साल 2000 को विधानसभा चुनाव में, 9 फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में, 11 नवंबर 2005 के चुनाव में 9 और साल 2010 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम और सीपीआई-एमएल का पूरी तरह से सफाया हो गया। वाम पार्टियों में सिर्फ सीपीआई का खाता खुला, उसे सिर्फ एक सीट ही नसीब हुई। लगातार घटते जनाधार के बाद वाम पार्टियां एक मंच पर आने को मजबूर हुई। इस विधानसभा चुनाव में सभी वाम पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। अगर वाम पार्टियां एक होती हैं तो ये महागठबंधन के लिए मुश्किल का सबब होगा, क्योंकि अब भी बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इनके कैडर मजबूत हैं जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अगर बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े को देखें तो जाहिर होता है कि अभी भी यहां कई क्षेत्रों जैसे मध्य बिहार, शाहाबाद मंडल, मोकामा परिक्षेत्र, दक्षिण और उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों में
5 से 10 हजार तक मत वामपंथी उम्मीदवारों को मिलते रहे हैं। जब महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की लड़ाई तय मानी जा रही है, ऐसे में एक एक वोट अहम हो तो ये 10,000 के आसपास के वामपंथी मत बिहार की कम से कम 30 से 40 विधानसभा क्षेत्रों में जीत और हार में अहम भूमिका निभा सकते हैं। महागठबंधन में पहले वामपंथी दलों के शामिल होने की चर्चा थी, पर बाद में यह संभव नहीं हुआ। ऐसे में ये मत जो संभावित महागठबंधन के मत होते, अब महागठबंधन की जीत की संभावनाओं को कुछ कम कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई में वामपंथी अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार बात करेंगे उस सियासत की जो अब जमीन पर आ चुकी है। पूर्वी डीएनए में अब बात झारखंड की। झारखंड में जमीन अधिग्रहण में दिक्कत के कारण कई परियोजनाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं और कई कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट वापस ले लिए। इस बीच केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पर झुक गई है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे कई प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि इस मुद्दे पर उसकी जीत हुई है। झारखंड में खनिज है, जल है, जंगल है, जमीन है, उद्योगों के लिए जरूरी मैन पावर है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण यहां उद्योगों का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई थी कि विकास कार्यों में तेजी आएगी, नए कारखाने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण कई परियोजनाएं शुरू नहीं हो पाईं और कई कंपनियों ने अपने एमओयू को रद्द कर दिया। इसी बीच केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पर झुक गई। झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह का कहना है कि इससे राज्य के औद्योगिक विकास पर असर पड़ेगा। राजनीति और संसदीय लोकतंत्र के अंदर जनता के लिए सरकार बनती है। माननीय मोदी जी चाहते थे कि जो जमीन अधिग्रहण पर जो अध्यादेश लाए और फिर उसको विधेयक के रूप में लाना चाहते थे संसद के अंदर, लेकिन बड़ा ही सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये विपक्षी दल के लोगों ने उसका विरोध किया, लोगों को भ्रमित करने का काम किया। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ जेएमएम समेत तमाम विरोधी पार्टियों ने जोरदार आंदोलन किया। अब इस मामले पर जब केंद्र सरकार झुक गई है तो विपक्ष उसे अपनी जीत बताने में जुटा है। झारखंड मुक्ति मोर्चे का ही प्रयास है जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री जी को भी सोचना पड़ा है और मैं समझता हूं ये झारखंड के लिए काफी हितकर। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का कहना है कि सबका साथ और सबका विकास को ध्यान में रखते हुए जमीन का इस्तेमाल होना चाहिए। किसानों के हित तो सर्वोपरि है, किसानों के हित की अनदेखा नहीं की जा सकती, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो विनिर्माण क्षेत्र है उसका भी बहुत बड़ा योगदान देश के अर्थव्यवस्था में है और होना चाहिए। तो इसको एक रचनात्मक पहल करके कैसे किया जाए, इसकी जो भूमिका होनी चाहिए, ये मैं समझता हूँ कि वैसे लोगों ने इसको करने के बजाय उसका विरोध और कई तरह की बातें की। भारी विरोध की वजह से भूमि अधिग्रहण बिल पर केंद्र सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा, जिसका सीधा असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। सरकार के मंत्री इस बात को मान रहे हैं कि इस फैसले की वजह से विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। वहीं विपक्ष इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बताने में तुला है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। झारखंड को अलग राज्य बने 14 साल 9 महीने 16 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी राज्य में कई ऐसी समस्याएं हैं जो जस की तस बनी हुई हैं। राज्य में औद्योगिक विकास की बात करें तो यहां अलग राज्य बनने के बाद उतने उद्योग नहीं लगे जितने लगने चाहिए थे।
इसके पीछे राज्य की राजनीतिक अस्थिरता और राज्य की औद्योगिक नीति जिम्मेदार है। बीते 14 साल 9 महीने में भूमि अधिग्रहण के पेंच के कारण 37 स्टील कंपनियों ने अपने MOU को वापस ले लिया या रद्द कर दिया। अगर ये कंपनियां यहां लग गई होती तो न सिर्फ 65,000 करोड़ का निवेश होता, बल्कि 10 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलता। भूमि अधिग्रहण के पेंच के कारण राज्य में कई बेहतरीन शैक्षणिक संस्थाओं को जमीन नहीं मिली। जमीन विवाद के कारण विधानसभा का अपना भवन भी नहीं बन पा रहा है। झारखंड में स्टील और पावर सेक्टर को प्लांट लगाने के लिए लगभग 66,861 एकड़ भूमि की जरूरत है। कई बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट जमीन के कारण 8 से 10 साल से लंबित हैं। झारखंड में 51,000 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव था। अगर ये कंपनियां यहां लग जाती तो झारखंड पूर्वी भारत का पावर हब बन सकता था। ये 10 से अधिक राज्यों में बिजली आपूर्ति करने में सक्षम होता। झारखंड में प्राकृतिक संसाधन है, उद्योगों के लिए सभी कच्चे सामान यहां उपलब्ध हैं। बस जरूरत है सरकार की इच्छा शक्ति की। अगर सरकार जमीन मुहैया कराने में तत्परता दिखाए तो राज्य में बड़े पैमाने पर न सिर्फ उद्योग धंधे लगेंगे, बल्कि राज्य का भी सर्वांगीण विकास होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार बताएंगे झपकी लेना आपके लिए क्यों जरूरी है। पूर्वैया डीएनए में बात एक ऐसी खबर की जो थोड़ी हटकर है, लेकिन उसके बारे में सबको जानना चाहिए, क्योंकि ये खबर हर किसी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। हाल ही में लंदन में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने एक शोध पेश किया है, जिसमें बताया गया कि दिन में कम से कम 1 घंटा सोने से ब्लड प्रेशर और भविष्य में होने वाले हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सकता है। संस्था ने 400 पुरुषों और महिलाओं पर शोध किया। शोधकर्ताओं ने उन लोगों को शोध में शामिल किया जिन्हें उच्च रक्तचाप की शिकायत थी, यानी हाई ब्लड प्रेशर। शोध के दौरान पाया गया कि जिन लोगों ने दोपहर के समय झपकी ली, उनके रक्तचाप में 5% तक की कमी आई। जिन लोगों ने कम से कम 1 घंटे की नींद ली, उनका रक्तचाप और बेहतर रहा। शोध बताते हैं कि झपकी लेने के बाद दिल की धड़कन 5% धीमी हो जाती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता 30% बढ़ जाती है। झपकी लेने के बाद आवाजें बेहतर सुनाई देती हैं और रंग बेहतर दिखाई देते हैं। सुनने की क्षमता में भी 3 डेसिबल बढ़ जाती है। अगर शरीर को ठीक से आराम मिले तो रक्त संचार 7% बढ़ जाता है, जिससे रक्त शरीर के सभी हिस्सों तक बेहतर ढंग से पहुंचता है। झपकी से शरीर को आराम मिलता है और आराम मिलने से तनाव भी घटता है। तो अगर आपको काम के दौरान झपकी आ जाए तो शर्माए नहीं। व्यस्त दिनचर्या के बीच अगर दिन में सोने का समय नहीं मिले तो कम से कम आप झपकी से काम चला सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहने का बिना साइड इफेक्ट वाला सरल तरीका है ये। तो आप स्वस्थ रहें, इसी उम्मीद के साथ पूर्वैया डीएनए बस इतना ही। नमस्कार।